Okay. So let us discuss about this topic on ventilation. Standards of ventilation. What are the various standards of ventilation? First of all, ventilation का मतलब क्या है? Modern concept of ventilation implies not only the replacement of vitiated air, but at the same time क्वालिटी ऑफ इनकमिंग एयर शुड बी गुड. ठीक है. वेंटिलेशन का मतलब केवल अभी अगर एक क्लोज्ड रूम है, कोई इंडस्ट्री कारखाना वाला एरिया है, तो वो अकेला है या वो बिल्कुल भी अलग इसमें रहते हैं. वहाँ से जो गंदा हवा है उसका बाहर जाना और अच्छा हवा अंदर आना, दोनों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. both are important. So let us see what is ventilation. उस पर पहले स्टैंडर्ड्स जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहली चीज़ है क्यूबिक स्पेस. ठीक है. क्यूबिक स्पेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. क्यूबिक स्पेस में क्या क्या है देखो. Different workers have advocated standards for the minimal fresh air supply ranging from 300 to 3000 cubic foot per hour per person. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर बैठा हुआ है वहां पर एटलीस्ट इतना है ना, इतना जो है एयर सप्लाई होना चाहिए. 3000 क्यूबिक फुट पर आवर पर पर्सन. ठीक है. नाउ इन दिस observed that so long as the amount of carbon dioxide due to respiration was not more than 2 parts in 10,000 parts of air, the air of the room seemed fresh and did not sensibly differ from outdoor air. तो यहाँ पर आप ये पॉइंट को याद रखो कि स्टैंडर्ड वेंटिलेशन पहले जो माना जाता था कि एक व्यक्ति को एटलीस्ट 3000 क्यूबिक फीट होना चाहिए. ठीक है. 3000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर का जो सप्लाई होना चाहिए. ठीक है. एयर चेंज में क्या है? बताओ अपने तरफ से. एयर चेंज में क्या आएगा? ये देखो, पहला पॉइंट हमने देखा कि कितना सप्लाई ऑफ एयर वहाँ पे होना चाहिए, है ना. तो पहला स्टैंडर्ड वो है कि कितना सप्लाई ऑफ एयर है. उसके बाद में जो नेक्स्ट आपने देखा कि उस एरिया में एयर चेंज कितना है. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है और दैट कार्बन डाइऑक्साइड how much of it has been removed out. ठीक है. That is very important. How much of the carbon dioxide has been replaced out. So let's come back to that point. Ventilation में हमने पहले देखा cubic space. फिर हमने देखा air change. Air change में हमने देखा it is now established that the carbon dioxide theory is not
quite correct, because even if the carbon dioxide content of air is raised over 5% and the oxygen content reduced to 18%, there were no deleterious effects so long as the cooling power of the air was satisfactory. Air changes, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और ऑक्सीजन का वहां पर रिप्लेसमेंट होना, ठीक है. स्पेसिफिकली इट इज डीलिंग विद दैट. तो एक आपने क्यूबिक स्पेस देखा और दूसरा जो है वो है एयर चेंज, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो फ्लोर स्पेस. फ्लोर स्पेस में क्या है, फ्लोर स्पेस पर पर्सन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन क्यूबिक स्पेस. तो यहाँ पर क्या है, 10 to 12 feet, height in excess 10 to 12 feet are ineffective from the point of view of ventilation. तो क्या होता है, अगर एक रूम का हाइट ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, we will not come to know. वहाँ पर ही पूरा जो है रेस्पिरेशन का जो सब्सटेंसेस है वो सब वहीं पर ही एक्यूमुलेट होगा, ठीक है. तो अगर एडिक्वेट क्यूबिक स्पेस नहीं है, एडिक्वेट फ्लोर स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक से नहीं होगा. तो ये जो है, ये मेन जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्यूबिक स्पेस, एयर एक्सचेंज, ठीक है, और फ्लोर स्पेस, ये 3 क्राइटेरियाज. टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन अब देखते हैं. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग टू नो. नेचुरल वेंटिलेशन, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन में जरा बताओ क्या क्या है. टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, फर्स्ट इज नेचुरल वेंटिलेशन. बोलो इसमें क्या क्या आएगा. बच्चों, मैम विंड डिफ्यूजन. हाँ, नेचुरल वेंटिलेशन में पहला जो क्लियर कट है वो विंड है ना. इट्स एक्टिव फोर्स इन वेंटिलेशन. सो किसी भी रूम में अगर विंड ब्लो होता है तो वी से इट इज, व्हेन इट ब्लोज थ्रू अ रूम, इट इज कॉल्ड परफ्लेशन, ठीक है. व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर वो वहां से बिल्कुल जो ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके भी, वहां पर से जो ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके भी जब निकलता है, देन दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन, ठीक है. एक रूम के अंदर को हवा जब जा रहा है, दैट इज परफ्लेशन. फिर वहां से निकलकर जब दूसरे जगह को जाना, वो नैरो स्पेस से, तो एक सक्शन क्रिएट होता है. वो निकलते हुए एयर के वहां पे एक सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन. अब देखो नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट क्या है, बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट वन.
क्रॉस वेंटिलेशन, ठीक है। परफलेशन एक हो गया एस्पिरेशन का कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट जो विंड में याद रखना है वो है क्रॉस वेंटिलेशन। तो यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट है, हम हमेशा देखते हैं कि when a house is being constructed, doors and windows are facing each other, ठीक है, it should be facing each other, so that is called cross ventilation. So this is one thing. If there are houses just facing the other house, cross ventilation gets affected. फर्स्ट पॉइंट हो गया वेंटिलेशन में, नेचुरल वेंटिलेशन में। नेचुरल वेंटिलेशन के बाद इसमें नेक्स्ट है सेकंड इज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, एयर पासेस थ्रू द स्मॉलेस्ट ओपनिंग्स और spaces by diffusion. There is a slow process and therefore it is not relied upon the sole means of ventilation, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट याद रखना है, जहाँ भी अगर उसको स्पेस मिलता है वहां से एयर जो है मूव होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली रिलाइंग ऑन क्रॉस वेंटिलेशन, कहीं पर भी अगर स्पेस मिला तो डिफ्यूजन होता है। देन नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर में क्या है, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, it rises when slightly heated. This we have already learned ना, जब हवा गर्म होती है what happens, the air rises up, right, and जो नीचे का एरिया है वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, कूलर एयर विल मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड एयर, द ग्रेटर द वेलोसिटी of the incoming air. अब इसमें in the tropics what happens, the outside air may be hotter than the inside and the reverse may take place. These properties of air are utilized to best advantage by proper location of windows, doors, ventilators and skylight, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है नेचुरल वेंटिलेशन में, that it is not possible to regulate the velocity of इनकमिंग एयर। तो 3 पॉइंट्स हमने देखा यहाँ पर। नेचुरल वेंटिलेशन में 3 जो फैक्टर्स हैं, एक है विंड, डिफ्यूजन एंड थर्ड इज इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन। Mechanical ventilation, and that what has to be remembered, mechanical or artificial ventilation may be, one is exhaust ventilation, second is plenum ventilation, third is balanced ventilation and fourth is air conditioning. Exhaust ventilation इसमें क्या है, in this system air is extracted or exhausted to the outside by exhaust fans usually driven by electricity, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में एक रूम है जहाँ पर विशेटेड एयर है, अब उसको बाहर निकालना है। अब उसको अगर बाहर निकालना है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाता है एंड देन इट विल pull out that air and throw it out from the room, ठीक है। so that is one thing to be remembered. I'll do this. Then next is plenum ventilation. ये समझ में आ गया है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन,
एक हमारे घरों में भी होता है, किचन में एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होता है, और दूसरा जो याद रखना है इंडस्ट्रीज वगैरह में भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्लीनम वेंटिलेशन के बारे में देखते हैं। एग्जॉस्ट देख लिया, नेक्स्ट इज प्लेनम वेंटिलेशन। प्लेनम वेंटिलेशन में फ्रेश एयर इज ब्लोन इनटू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैंस। सुनो यहाँ पर मेन, एक्सक्यूज मी, दिस इज ऑन रिकॉर्डिंग प्लीज। तो यहाँ पर जो पहला हमने देखा उसमें एयर इज बीन सक्ड आउट, रूम के अंदर से एयर को पुल आउट करके थ्रो आउट कर रहे हैं। और प्लेनम में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर उस रूम में जहां पर ये विशिएटेड एयर है वहां पर पुश कर रहे हैं अच्छे एयर को, ठीक है, और वो फ्रेश एयर को उस रूम के अंदर ब्लो कर रहे हैं। देन थर्ड है बैलेंस्ड वेंटिलेशन। बैलेंस्ड वेंटिलेशन is a combination of exhaust and plenum system of ventilation। तो एक तरफ से मींस अंदर रूम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर में, अच्छे प्रेशर में जो है एयर को पुश किया जाएगा, और दूसरा है कि आपके जो एग्जॉस्ट फैन लगे होंगे वो विशिएटेड एयर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो याद रखना, पहला एग्जॉस्ट, फिर है प्लेनम, ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोनों को बैलेंस करना, ऐसे याद रखना। और फिर नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, एयर कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ऑल और एटलीस्ट फर्स्ट 3 ऑफ दोज फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इट कैन बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, distribution, dust, bacteria, odor and toxic gases, ठीक है। So most of which affect in greater or lesser degree the human health and comfort. So air conditioning is popular in large institutions, hospitals, industries and dwellings, okay, especially कहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर है, राइट, वेयर यू कैन नॉट हैव दिस सिस्टम ना, आप बिल्कुल एकदम बाहर से हवा उसके अंदर नहीं छोड़ सकते हैं, यू वांट अ फिल्टर्ड एयर, सो दैट विल बी डन थ्रू दिस एयर कंडीशनिंग सिस्टम। Excess humidity is removed and the air is circulated back into the room after heating or cooling it. Then mixing some percentage of fresh air with recirculated air is regulated. अब there are large institutions जहाँ पर central air conditioning system use किया जाता है, ठीक है। Instead of installing equipments for individual rooms, पूरा जो पूरा इंस्टीट्यूशन है या पूरा हॉस्पिटल है उसको वहाँ एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, वेंटिलेशन को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, ओके। सो कैन बी क्विकली रिव्यू, हमने वेंटिलेशन में क्या पढ़ा, पहला है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स में कुछ पहला कंसेप्ट जानना है। कंसेप्ट क्या है, वेंटिलेशन का मतलब केवल वहाँ जो आपका जो वर्क एरिया है या पेशेंट का एरिया है, जो भी एरिया है वहाँ से केवल विशिएटेड एयर निकालना अकेले नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि जो एयर अंदर जा रहा है उस रूम के अंदर वो एयर भी अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन, स्टैंडर्ड्स में क्या क्या है, पहला क्यूबिक स्पेस, वो अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है। एयर चेंज, ठीक है, एयर चेंज इज वन। देन थर्ड वी सॉ फ्लोर स्पेस, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स। देन वी सॉ टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन में याद रखना नेचुरल और नेचुरल एंड मैकेनिकल या आर्टिफिशियल।
गुड, नेचुरल एंड मैकेनिकल। और नेचुरल में जो आपको फोर्सेस याद रखने हैं जो नेचुरल वेंटिलेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज विंड, डिफ्यूजन एंड इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर विंड की ही बात करें, 3 पॉइंट्स यू हैव टू एलैबोरेट ऑन इज परफ्लेशन, सेकेंड पॉइंट यू शुड डिस्क्राइब ऑन एस्पिरेशन, थर्ड पॉइंट इज क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है, और फिर डिफ्यूजन के बारे में बताना है और इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। फिर हमने देखा मैकेनिकल वेंटिलेशन में एग्जॉस्ट, प्लेनम, बैलेंस्ड एंड एयर कंडीशनिंग। एग्जॉस्ट में क्या होता है, एक रूम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से एग्जॉस्ट फैन चला रहे हैं, दैट पुल्स आउट द एयर फ्रॉम दैट रूम एंड थ्रोस इट आउटसाइड। ठीक है, प्लेनम में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एयर इज बीइंग पुश्ड इनटू द रूम। अब वो पॉजिटिव प्रेशर में जब अच्छा एयर को आप पुश करोगे तो वहां से वो धुआं हुआ जो है उसको उसको जबरदस्ती निकलना ही पड़ेगा उस एरिया से, उस तरीके से किया जाता है। बैलेंस्ड वेंटिलेशन में क्या है, बैलेंस वेंटिलेशन में एग्जॉस्ट भी होते हैं और प्लेनम भी होते हैं। और एयर कंडीशनिंग जो हम यूजुअली देखते हैं इंडिविजुअल रूम्स के लिए भी करते हैं और कभी कभी पूरे सेंट्रलाइज्ड उसके लिए भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेंटिलेशन। नेक्स्ट लेट अस सी, राइट तो ठीक है, एक टॉपिक हमने इसमें से पढ़ लिया। नाउ लेट अस सी कम्युनिकेबल डिजीज के उसमें से पढ़ लेंगे, है ना। 1 मिनट। कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फ्लुएंजा पढ़ता है। इन्फ्लुएंजा पढ़ लिया तो एज गुड एज आपका थोड़ा बहुत कोरोना भी तैयार हो जाएगा। 153 153 स्टार्ट हो रहा है ना, मीजल्स। Go through this. We have 15 minutes in hand. It's going to be useful. Influenza is an acute respiratory tract infection caused by influenza virus. Okay? Of which there are 3 types, A, B and C. All known pandemics were caused by influenza A strain. The disease is characterized by sudden onset of chills, malaise, fever, muscular pain and cough. ठीक है, तो ये याद रखना है। इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं ए बी सी एंड देन मोस्टली इन्फ्लुएंजा ए से पैंडेमिक्स हुए हैं ना। यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया ना स्टूडेंट्स, इसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स रहता है। ठीक है, those who are planning to do masters in community they will have to learn all the statistics। आपको पूरा elaborate इसको explain करना होता है कि कहाँ पर कौन सा था। at present देखो 3 types of influenza viruses are circulating in the world, एक H1N1, H3N2 and B virus, right? So this is one thing about the influenza virus. फिर agent, H1N1 को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? बोलो। H1N1, यू रिमेम्बर बीच में स्वाइन फ्लू हुआ था। स्वाइन फ्लू। हाँ, अब एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखते हैं इसके। एजेंट फैक्टर्स में इन्फ्लुएंजा वायरस आर क्लासिफाइड
within the family Orthomyxoviridae. 3 viral subtypes are there, A, B, C. 3 virals are antigenically distinct. There is no cross immunity between them. Of importance are क्रॉस इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि एक का इन्फेक्शन हो गया तो बी नहीं होगा, ठीक है? ए अलग, बी अलग, सी अलग इन्फेक्शन हो सकता है. A, B and viruses which are responsible for epidemics of disease throughout the world. Influenza A virus has 2 distinct surface antigens, the hemagglutinin H and the neuraminidase N antigen. The H antigen initiates infection following attachment of virus to susceptible cells. So यहाँ पे पूरा उसका जो viral genome and how it goes and affects that has been described. Key point to remember here is the agent. ठीक है, एजेंट ए बी सी, क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है, और कौन सा पार्ट उसका इन्फेक्ट करता है वो यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है, देन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन. रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन में क्या है? It has become increasingly evident that a major reservoir of influenza virus exists in animals and birds. ठीक है, so क्या क्या है देखो? swine, horse, dog, cat, wild birds, है ना? Some of these include major HNN antigens related to human strains. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ये बात की गई है कि एनिमल रिजर्वॉयर्स जो हैं हर बार एक नया स्ट्रेन बनने में मदद कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दैट दे हेल्प बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रेन्स. क्योंकि एक बार ह्यूमन बीइंग को हो गया, फिर से वो जंप होकर जब एनिमल्स वगैरह को जा रहा है तो म्यूटेशन वगैरह होने के टाइम पे और नए नए स्ट्रेन्स बनते हैं. देन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, यूजुअली अ केस और सबक्लिनिकल केस. ड्यूरिंग एपिडेमिक्स अ लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अकर which play an important role in the spread of infection. The secretion of the respiratory tract are infective. ठीक है, source of infection हमें पता चल गया. एक तो है main people who are infected, it can be a case or a subclinical case. ठीक है, और period of infectivity क्या है? Period of infectivity इसका around नेजोफेरिंग्स में ये 1 to 2 days रहता है, and then the symptom starts. If you relate it, even the influenza के ग्रुप में जो ये दूसरा है, अब आपके जो कोरोना इन्फेक्शन है, even there the virus remains in the nasopharynx and then gradually the symptom starts. Host factors, age and sex में influenza affects all ages and both particularly in young children. Consists of rapidly progressive, यहाँ से आगे जाते, सॉरी. In general, attack is lower among adults. ठीक है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा का जो सिम्टम्स है ये यहाँ पर बच्चों में दिखाई देता है. That is one thing. Then human mobility is also a factor. How you are interacting during a flu attack. Are you moving around, interacting with people? So it is going to spread. Immunity to influenza is subtype specific. ठीक है, तो यहाँ पर अगर resistance to initiation of infection is related to antibody against HA, which neutralizes the virus, whereas decreased severity of disease and decreased ability to transmit virus to contacts are related to antibody directed against the
main host that is there. ठीक है. Now antibodies against ribonucleoprotein are specific, type specific, and are useful in typing viral isolates as in influenza A and B. यहाँ पर मेजर आप ये पॉइंट को समझ लो, जब बॉडी को ये अटैक करता है तो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है. ठीक है. इम्यून रिएक्शन जब शुरू हो जाता है तो फर्स्ट थिंग इज बॉडी फाइट्स against the virus. The next thing is, because of so many cytokines and all these antibodies, all whatever is released in the body, that is going to create again symptoms in the individual. Okay, so that is the point that has to be remembered here. तो इसीलिए हम देखते हैं ना एंटीबॉडीज कितना प्रोड्यूस्ड है उस इंडिविजुअल में, दैट आल्सो इज कंसिडर्ड. तो वायरस के प्रति थोड़े टाइम के लिए उसको इम्यूनिटी जरूर देता है. एट द सेम टाइम इंडिविजुअल में हैव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैपनिंग इन बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी एक, जॉइंट पेन, फीवर, ऑल दो सिम्टम्स में बी सीन इन द इंडिविजुअल. ठीक है. नाउ next thing, to remember is environmental factor. Epidemics usually occur in winter months, winter or rainy season. Okay, certain places it goes around throughout the year. ऐसा कुछ specific नहीं है, but हाँ, there can be waves of it. 2 peaks can be there in the rainy season. और second जो factor है, एक season हो गया, दूसरा है overcrowding. तो schools, institutions, ऐसे सब जगहों पर chances बहुत ज़्यादा होते हैं. Mode of transmission, influenza is spread from person to person. कैसे? by droplet infection. ठीक है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग के टाइम पे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, इट गोज अराउंड बाय दैट. एंड पोर्टल ऑफ एंट्री यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इंक्यूबेशन पीरियड 18 to 72 आवर्स. ठीक है. 18 to 72 आवर्स. तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग कैलकुलेट करो, 3 दिन पकड़ सकते हो. एक पहला दिन में ही आपका एक्सपोजर है और सिम्टम्स दिखाई दे सकता है, या 3 दिन के अंदर सर्दी जुकाम सब स्टार्ट होता है. क्लिनिकल फीचर्स में जो मेजर फीचर्स है, फीवर, चिल्स, एक्स, पेन, कफिंग, जनरलाइज्ड वीकनेस. फीवर लास्ट फ्रॉम 1 to 5 days, averaging 3 days in adult. ठीक है. Frequent complications are acute sinusitis, otitis media, purulent bronchitis and pneumonia. The most dreaded complication is pneumonia. Okay, even now here also what we are seeing, one of the major complications is pneumonia. Now Ray's syndrome, that is fatty liver with encephalopathy, is a rare and severe complication of influenza, especially B type. ठीक है. लैब डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, लेट अस सी. हियर आपका लैब डायग्नोसिस में पहला है वायरस आइसोलेशन. नेसोफेरेंजियल सिक्रेशंस आर बेस्ट स्पेसिमेंस. तो आप नेसोफेरेंजियल सिक्रेशंस लेते हैं, जो अभी हम बहुत ही कॉमनली बोलते हैं आराम से कि RT-PCR करा लो, RT-PCR. सो व्हाट इज इट? सैंपल इज बीइंग कलेक्टेड एंड रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके वो देखा जाता है. ठीक है, कितना वायरल लोड है, हाउ मच ऑफ द वायरस इज देयर. Serology, routine serodiagnostic test is done. Then next, ELISA, that is another one test that is done. Now comes a very important thing, prevention.
प्रिवेंशन में क्या क्या आ जाएगा? फर्स्ट फैक्टर्स हैं, उसको कंट्रोल करना है. गुड वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पेशली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स. अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस. ठीक है. एनकरेजिंग sufferers to cover their face with a handkerchief. हम अभी तो सब अब प्रेजेंट सिचुएशन में वी आर टेलिंग एवरीवन टू वेयर मास्क. ठीक है. अब इम्यूनाइजेशन, यहाँ पर जो है वैक्सीन के बारे में, हम इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन के बारे में देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विल नॉट कंट्रोल एपिडेमिक्स. दे आर recommended only in certain selected population groups. तो ऐसा नहीं है कि टोटली वो एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकता है. सो यू विल नॉट हियर रेगुलरली कि हर कोई जाके इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाता है करके, है ना. सो प्रेजेंटली व्हाट यू मोस्टली हियर इज, as you are hearing about this thing, corona, covid infection and all, vaccines are being given, but you would have not heard much regularly influenza vaccine being taken by people. तो उसमें भी vaccines के type यहाँ पे discussed है. एक आपका killed vaccine है, right? What is it? It is a purified killed vaccine. वहाँ पर उसे mainly क्या किया हुआ है? Attenuate किया हुआ है. That means the viral or the viral virulence of the virus has been reduced. At the same time, it is able to produce antibodies. फिर live attenuated है, a trivalent live attenuated influenza vaccine, single dose intranasal spray. ठीक है. So ये एक है, that can be used. There are some contraindications for it. Contraindications can be people who have allergy to chicken, eggs. तो proteins को allergy है, अगर specifically ये proteins को, it is contraindicated for them. Then people who have anaphylactic reactions, for them it is contraindicated. People with history of severe reactions, okay. And then Guillain-Barré syndrome, it is a neurological disorder that is there. So this is about 2 topics we have seen. Let me stop sharing this.